गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल और एमए फाइनल के जलवायु और समुद्र विज्ञान पुस्तक में शामिल टॉपिक महासागरीय नित्तल के उच्चावच रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन पर चर्चा करेंगे। महासागरीय नित्तल के उच्चावच के बारे में जानें इससे पहले आवश्यक है कि महासागर का विस्तार कितना है या फिर संपूर्ण जो ग्लोब है इस पर महासागरीय जलमंडल और स्थलमंडल का विस्तार कितना देखने को मिलता है, तो इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ये जो टॉपिक है महासागरीय नित्तल के उच्चावच, इसको आप इसमें जो डाटा बताए जा रहे हैं उसको आप अच्छे से कॉपी पर नोट कर लेना, क्योंकि इसमें अक्सर यूपीएससी, आरपीएससी और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट होते रहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्लोब के 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। यह तो सभी जानते हैं कि जो ग्लोब है इसके समस्त ग्लोब का जो 71% भाग है उसमें जलमंडल और 29% भाग पर क्या है, स्थलमंडल का विस्तार देखने को मिलता है। ग्लोब के क्षेत्रफल की बात करें तो 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और वहीं अगर इसमें जलमंडल की बात करें तो जलमंडल का जो क्षेत्रफल है वह 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और वहीं स्थलमंडल की बात करें तो 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यह जो डाटा है यह इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका से लिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो क्रूमेल महोदय थे, इनके अनुसार धरातल के 70.2% भाग पर जल और 29.8% भाग पर स्थलमंडल का विस्तार पाया जाता है। आकार की दृष्टि से अगर देखें, आकार और स्थिति की दृष्टि से, तो जलमंडल जो भाग है उसको महासागर, महाद्वीप के मध्य में स्थित सागर, लघु प्रावर्त सागर तथा खाड़ियों में विभक्त किया जाता है। अगर महासागरों की बात करें तो प्रमुख रूप से क्या है, प्रशांत महासागर, अंध महासागर तथा हिंद महासागर का विस्तार है। और इसी के साथ सागरों की बात करें तो सागरों में आर्कटिक सागर, मलय सागर, मध्य अमेरिका सागर, रूम सागर, बेरिंग सागर, ओखोतट सागर, जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, अंडमान सागर, कैलिफोर्निया सागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल सागर, लाल सागर आदि प्रमुख रूप से हैं। तो इन्हीं के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार जलमंडल जो है इसमें बहुत से उच्चावचों की विविधता देखने को मिलती है। महासागर की तली का रूप जो है वह महाद्वीपीय किनारों से लेकर जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, यानी कि जैसे मान लो ये स्थल मंडल है और यहाँ पर जल मंडल है और जिसमें इनका मिलन हो रहा है, यहाँ से जैसे जैसे हम जलमंडल की गहराई में जाते जाएंगे वहाँ पर क्या है, इसमें हमें उच्चावच की विविधता देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें महासागरों की औसत गहराई की तो 3800 मीटर और स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर बताई गई है। और ये क्वेश्चन अभी जो 2014 में कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी पुट हुआ था कि स्थल की ऊंचाई और महासागरों की गहराई को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उच्चता मितीय वक्र या फिर हिस्टोग्राफिक या हिस्टोमेट्रिक कर्व जो इसको कहते हैं वह क्या है, महासागरीय स्थल की ऊंचाई और महासागरों की गहराई के बारे में जानकारी देता है या उसका प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सागर के जो प्रमुख उच्चावच मंडल हैं सागरीय नित्तल में, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो महासागर के नित्तल में प्रमुख रूप से 4 उच्चावच जो हैं वो उच्चावच मंडल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले महासागरीय मगन तट, सेकंड नंबर महाद्वीपीय ढाल, थर्ड गहरे सागरीय मैदान, फोर्थ महासागरीय गर्त। इसको आप लोग ये डायग्राम में भी देख सकते हो जिसमें महासागर नित्तल के उच्चावच के बारे में दर्शाया गया है। डायग्राम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, स्थल मंडल और जल मंडल का मिलन हो रहा है, और ये जो मिलन वाला भाग है इसको क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय मगन तट। इस चीज को ध्यान रखना, जो स्थल मंडल और जल मंडल के बिल्कुल मिलन वाला भाग है उस भाग को महाद्वीपीय मगन तट कहा जाता है। जैसे ही जल मंडल के बीच में पहुंचते हैं तो जल मंडल में जो क्या है, ढाल देखने को मिलेगा, तो इसको क्या कहते हैं, महाद्वीपीय ढाल यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप। और इसी के साथ क्या है कि जैसे ये क्या है
आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है, सागरीय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर गहरे भाग में जैसे चला जाता है तो इसको महासागरीय गर्त के नाम से जाना जाता है। आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी पर बनाकर इसको अच्छे से नोट कर लेना। जो बताया गया है कि स्थल और जल का मिलन होता है वहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, और जो नीचे ढाल वाला भाग है उसको कॉन्टिनेंटल स्लोप, और इसके बाद जो सागरीय मैदान है ओशियन डीप सी प्लेन्स, और इसी के साथ जो सागरीय गर्त हैं इसको ओशियन ड्रीप्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि महाद्वीपीय मगन तट किसको कहते हैं, तो महाद्वीपों का किनारे वाला वह भाग जो सागरीय जल में डूबा रहता है। अभी आपको बताया था ना कि क्या है कि जो सागर जिसमें क्या है स्थल और जल का मिलन हो रहा है और बिल्कुल ये जो जल में डूब गया भाग, तो इसको क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय मगन तट। तो क्या है, महाद्वीपों का किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है। जल की औसत गहराई देखें तो 100 फैदम और ढाल 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुआ है कि महाद्वीपीय मगन तट का ढाल कितना है या महासागरीय महाद्वीपीय जो मगन तट है इसका ढाल कितना है और इसकी गहराई कितनी है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। जो इसकी औसत गहराई है वह 100 फैदम और इसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में पाया जाता है। यही जो भाग है इसको क्या कहते हैं, महाद्वीपीय मगन तट कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मगन तटों की चौड़ाई पर तटीय स्थलीय उच्चावच का नियंत्रण रहता है। जिस जगह पर यहाँ पर तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ पर तो मगन तट संकरे मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, दक्षिणी अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मगन तट एंडीज के कारण सकरा हो गया है। और इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं स्थलीय तटवर्ती भाग जो मैदानी होते हैं वहाँ पर क्या है, ये अधिक विस्तृत या फिर चौड़े देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मिसिसिपी के मुहाने के मगन तट की बात करें तो वह अपवाद स्वरूप क्या है, सकरा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार क्या है, अगर हम समस्त महासागरीय नित्तल के क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल के 8.6% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। यानी कि संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उसमें समस्त महासागरीय नित्तल के उच्चावच में 8.6% भाग पर मगन तट पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग महासागरों के आधार पर इसको देखें तो अटलांटिक महासागर जो है उसके पूर्व के क्षेत्र में 13.3%, इस चीज़ को ध्यान में रखना, अटलांटिक के 13.3%। और वहीं अगर बात करें प्रशांत महासागर की तो प्रशांत महासागर में 5.7%, और हिंद महासागर की बात करें तो 4.2% भाग पर क्या है, महाद्वीपीय मगन तट देखने को मिलते हैं। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो जो पूर्वी तट है वहाँ पर मगन तटों की औसत चौड़ाई क्या है, 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो भारत में क्या है, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के मुहावने के सामने क्या है, मगन तट सबसे कम चौड़े हैं। और वहीं अगर हम बात करें नर्मदा, तापी, माही, ये सारी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो इसके सामने मगन तट है वो क्या है, सर्वाधिक चौड़े हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि नर्मदा, तापी और महानदियों के जो मगन तट है यह क्या है, चौड़े देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें महाद्वीपीय मगन ढाल की, यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप की, तो जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है यह क्या है, जल मगन तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तेज ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मगन ढाल कहा जाता है। अभी आपको डायग्राम में भी इसके बारे में बताया था कि क्या है, जो ऐसा भाग है जिसमें क्या है कि जो जल में डूब गया है लेकिन ये ढाल वाला भाग है, यानी कि जल मगन तट है और गहरे सागरीय मैदान के बीच वाला, ये तो गहरा सागरीय मैदान हो गया। तो इन दोनों के मध्य वाला ये जो पोर्शन है इसको क्या है, महाद्वीपीय मगन ढाल या फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। अगर इसके ढाल की बात करें तो ये इसका ढाल है, ये भिन्न अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से डायग्राम में भी देख रहे हो कि जो इसका ढाल है यह क्या है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है। औसत ढाल देखें तो जो इसके ढाल का कोण है वह 5 डिग्री तक होता है। वहीं अगर हम बात करें इसके जल में गहराई की
तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, जो इसकी गहराई है यह 200 से 2000 मीटर के बीच में होती है, 200 से 2000 मीटर। और वहीं अगर हमने बात की थी जो महाद्वीपीय मगन तट था, उसकी हमने औसत गहराई की बात की थी तो वो 100 फैदम थी, लेकिन इसकी अगर हम बात करते हैं यह 200 मीटर से 2000 मीटर तक होती है। अगर हम समस्त सागरीय क्षेत्रफल की बात करें तो यह क्या है, समस्त सागरीय क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर मगन ढालों का विस्तार पाया जाता है। अगर हम अलग अलग इसको महासागरों के आधार पर देखें तो जो अलग अलग महासागर हैं तो उसमें क्या है, जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर की बात करें तो उसके 12.4% भाग पर, प्रशांत महासागर की बात करें तो उसके 7% भाग पर, और वहीं हिंद महासागर की बात करें तो उसके 6.5% भाग पर मगन ढाल का विस्तार देखने को मिलता है। जो महाद्वीपीय ढाल है वहां पर सागरीय निक्षेप का अभाव रहता है। क्यों रहता है, सागरीय निक्षेप क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इसका ढाल होता है वो खड़ा होता है और खड़े ढाल के कारण यहाँ पर जो मलबा है वो टिक नहीं सकता, तो इस कारण क्या है, यहाँ पे सागरीय निक्षेप का अभाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर क्या है, हल्के पदार्थों का आवरण जो है वह अवश्य रूप से देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार क्या है, आप लोगों ने महाद्वीपीय मगन तट और मगन ढाल में अंतर समझ गए होंगे। इसी के बाद अगर हम बात करें 3rd नंबर पर, तो वो क्या है, गहरे सागरीय मैदान। जो गहरे सागरीय मैदान है, सबसे पहले इसको भी डायग्राम के आधार पर आप लोग देख सकते हो कि जो भी डायग्राम में बताया था, तो इसमें क्या है कि जो जल में डूबा हुआ भाग होता है, यानी कि सागरीय मैदान महासागरीय नित्तल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है। तो आप लोग इसको डायग्राम में देख रहे हो कि ये क्या है, बहुत अधिक, क्योंकि मैदान है तो मैदान क्या होता है, बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। इसकी गहराई की बात करें तो ये क्या है, 3000 से 6000 मीटर के बीच में होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि सबसे पहले 100 फैदम, फिर 200 से 2000 मीटर, और जो सागरीय मैदान है तो इसकी 3000 से 6000 मीटर के बीच में होती है। अगर हम समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो यह लगभग 75.9% भाग पर सागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है, 75.9%। तो इस आधार पर भी आप देख सकते हो कि सर्वाधिक इसका विस्तार देखने को मिलता है। परंतु अगर एक महासागर से दूसरे महासागर में देखें तो यह प्रतिशत क्या है, बदलता रहता है। अगर हम अलग अलग महासागरों की बात करें तो जैसे प्रशांत महासागर है, वहां पर क्या है 80.3% भाग पर मिलता है। हिंद महासागर की बात करें तो वहाँ 80.1% भाग पर, और वहीं अगर अटलांटिक महासागर की बात करें तो वहाँ पर 54.9% भाग पर सागरीय मैदानों का विस्तार देखने को मिलता है। अटलांटिक महासागर में क्या है कि सागरीय मैदान में अपेक्षाकृत क्या है, कम विस्तार पाया जाता है। अभी आपने देखा ना जिसमें 54.9% भाग पर ही सागरीय मैदानों का विस्तार है। तो जो इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर जो कम मिलता है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट का क्या है, अधिक विस्तार है। तो मगन तटों का अधिक विस्तार होने के कारण यहाँ पर क्या है, सागरीय जो मैदान है वो कम देखने को मिलते हैं। तो महासागरीय जल के अंतर्गत ये मैदान क्या है, अत्यंत विस्तृत होते हैं, और जिनका ढाल क्या है, अत्यंत मंद प्रकार का होता है। देख रहे हो ना आप लोग डायग्राम में भी, इसका ढाल क्या है, बहुत मंद है, यानी कि ज़्यादा ढाल नहीं होता है। परंतु अगर बात करें कहीं कहीं पर यह लंबे लंबे और पतले पतले कटकों के रूप में होते हैं। तो जो कटकों के रूप में अगर ये देखने को मिलेंगे तो कटक क्या होते हैं, तेज किनारों वाले होते हैं, और कभी कभी क्या है, सागरीय जल तक या उसके ऊपर भी दृष्टिगत हो जाते हैं। अगर इसमें देखिए तो यहाँ पे सागरीय मैदानों पर सागरीय जीव, पौधे, क्षारीय पदार्थों का निक्षेप मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अगर इसमें देखें यहाँ पे मलबा जो है उसका पूर्णतः अभाव होता है, कहीं कहीं पर क्या है, ज्वालामुखी पदार्थों के जमाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्योंकि ज्वालामुखी के जमाव क्यों देखने को मिलते हैं इनके पदार्थों के, क्योंकि ये एरिया यानी कि जो महासागर के नीचे वाला जो भाग है, सागरीय तली वाला, तो ये जो भाग है तो इसमें क्या है कि ज्वालामुखी का जब कोई मान लो कि विस्फोट वगैरह होता है तो उसके पदार्थों का जमाव क्या है, यहाँ पर देखने को मिलता है। एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि जो हम ये बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग देखते हो कि धरातल के ऊपर वाले पोर्शन की, यानी कि अगर हम बात करें जैसे मान लो ये धरातल है, तो धरातल के ऊपर आपको देखते हैं ना, कहीं पर क्या है, पठार देखने को मिलते हैं, कहीं पर पर्वत देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर मैदान है, तो कहीं पर क्या है, गहरे गड्ढे भी देखने को मिलते हैं।
तो ये तो क्या है, धरातल के ऊपर की बात हो रही है, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन में हम क्या है अपनी आंखों से ये विविधताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन जो अभी महासागर के नित्तल के उच्चावच की बात हो रही है, तो इसमें क्या चीज़ है कि जो जल है यानी कि जो पानी है, जैसे स्थल के नीचे जिस जगह पर पानी है, यहाँ की जो महासागरीय भाग है, तो उसमें जो ये धरातल है, जो ये पोर्शन है, वो कैसा मिलता है, क्योंकि कहीं पर ये ऐसा ढाल होगा, कहीं पर विस्तृत ढाल भी होगा, कहीं पर गहरे गर्त भी देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे क्या है इसमें गहराई में विभिन्नता आती है या फिर कहीं ऊंचा नीचा स्थान आता है, तो उसी के आधार पर क्या है इनके नामों में परिवर्तन आता रहता है। तो मुझे लगता है कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि आपको क्या बताने के बारे में बताया जा रहा है। तो इसके बाद अगर हम बात करें इसके चौथे नंबर पार्ट की, तो उसको जो हमने सबसे पहले जैसे महाद्वीपीय मगन तट हो गया, ढाल हो गया, फिर सागरीय मैदान हो गया, तो इसके बाद क्या है महासागरीय गर्त के बारे में बात कर रहे हैं। गर्त के बारे में आपको डायग्राम से भी दिख रहा था कि जैसे क्या है ये अंदर प्रवेश किया तो जो ऐसे गहरा वाला भाग है, गहराई वाला, तो जो महासागरीय गर्त है यह महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, गर्त है तो नाम से ही पता चल रहा है जो गहराई वाला भाग होगा, जो क्या है महासागरीय नित्तल के लगभग 7% भाग पर फैले हुए हैं। इस चीज को ध्यान में रखना कि नित्तल के 7% भाग पर फैले हुए हैं। इनके ढाल खड़े होते हैं। इनकी स्थिति क्या है, प्राय तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। द्वीपों के सहारे गहरी गर्तें भी देखने को मिलती हैं। वैसे अगर हम बात करें इनके जो महासागरीय गर्तों की आकार की दृष्टि से बात करते हैं, तो आकार की दृष्टि से क्या है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो होते हैं कम क्षेत्रफल वाले लेकिन अधिक गहरे गड्ढे होते हैं, उनको गर्त कहते हैं। एक क्या होते हैं लंबे खड्डे होते हैं, जिनको क्या है खाई कहते हैं। वैसे आप गर्त और खाई नाम आपने सुना होगा, या फिर क्या है बहुत बार इसको डीप्स और ट्रेंच लिखा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो डीप्स होते हैं वो किसको बोला जाता है, जो डीप्स हैं ये गर्त को बोला जाता है। और गर्त का मैंने अभी आपको बताया इसका क्षेत्रफल कम होता है और यह क्या होते हैं गहरे खड्डे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेंच की यानी कि खाई की, तो खाई क्या होती है, ये लंबे खड्डे होते हैं। तो जो लंबे खड्डे होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रेंच कहा जाता है। अगर हम महासागरों में बात करें तो महासागरों में कुल 57 प्रकार के गर्तों का पता लगाया गया है, जिसमें जो 32 प्रकार के गर्त हैं यह तो प्रशांत महासागर में, 19 प्रकार के गर्त क्या हैं अटलांटिक महासागर में, और वहीं जो 6 प्रकार के गर्त हैं वो हिंद महासागर में स्थित हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पुट हुआ है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है वह है मैरियाना ट्रेंच, जो क्या है प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास स्थित है। अगर इसकी गहराई की बात करें तो 11.02 किलोमीटर है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में कर लेना कि जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है इसका नाम क्या है, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच, जो मैरियाना ट्रेंच है यह क्या है प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में भी कहाँ, फिलीपींस के पास है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और गर्तों के बारे में, जैसे इसके बाद टोंगा गर्त का नाम आता है। जो टोंगा गर्त है, टोंगा गर्त कहाँ पे है, अगर हम टोंगा गर्त की बात करें तो यह मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, 10,822 मीटर है इसकी गहराई। इसके बाद स्वायर गर्त, स्वायर गर्त जो है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, 10,475 मीटर की गहराई है। बाद में नाम आता है पोर्टोरिको गर्त, ये पश्चिमी द्वीप समूह में है। क्यूराइल गर्त सखालीन द्वीप में है। रोमशे गर्त दक्षिणी अंध महासागर में। सुंडा गर्त बहुत बार एग्जाम में पुट हुआ है, सुंडा गर्त ये पूर्वी हिंद महासागर में है। तो इस प्रकार ये क्या है कुछ गर्त्स के बारे में आपको बताया गया है। तो ये था महासागरीय नित्तल के प्रमुख रूप से उच्चावच। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस बनेंगी उसमें क्या है कि हम अलग अलग महासागरों में, जैसे प्रशांत महासागर है, अंध महासागर और हिंद महासागर है, इनमें महाद्वीपीय मगन तट कौन से हैं, ढाल कौन से हैं और सागरीय मैदान कौन कौन से हैं, गर्त कौन कौन से हैं, अलग अलग महासागरों में इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।